दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है ये हिंदी की सीरीज़ है और ये 15 नंबर टेस्ट सीरीज़ है। तो बात करेंगे इस सीरीज़ के बारे में। तो ये MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और ये हमारी जो सीरीज़ है इसका शाम 6 बजे टेस्ट होता है और 6:30 पे इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो ज़रूर इस टेस्ट को करें और ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। UPCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, ये हमारी हिंदी की MCQ टाइप टोटल 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण स घोष अल्प प्राण है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स घोष एवं अल्प प्राण की और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर है द। ये जो द वर्ण है ये स घोष और अल्प प्राण दोनों ही है। अब हम बात करते हैं कि स घोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे घोष व्यंजन कहलाते हैं और इसमें टोटल जो कुल 31 वर्ण होते हैं और अघोष वर्ण होते हैं वो 13 होते हैं। अब हम बात करेंगे जो स घोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये र ल व और है और सभी स्वर ये स घोष वर्ण कहलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम बाहर निकलता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो श्वास बहुत कम बाहर निकलता है और ये अल्प प्राण कहलाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और ये र ल व एवं सभी स्वर ये अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण हो और ये र ल व और सभी स्वर ये स घोष और अल्प प्राण कहलाते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में किस क्रमांक में गे प्लस अक की संधि है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गे प्लस अक की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गे प्लस अक और इसका जो सही संधि है वो है गायक। गे प्लस अक का सही संधि है गायक और ये हमारी है अयादी संधि। अयादी संधि में ए का ऐ और ऐ का आई, ओ का औ और औ का आव बन जाता है जब ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है। और मोस्टली हमें ध्यान रखना है ए या आई आता है, ए या आ होता है और ये बनते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में अगर हम बात करें, क्वेश्चन 3 में जिस शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है तो उसमें कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस शब्द का कोई अन्य पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिस शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो अन्य अर्थ निकलता है तो वह कौन सा समास कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसका जब अर्थ निकालते हैं तो अन्य अर्थ निकलता है। और यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है त्रिनेत्र, अर्थात 3 है नेत्र जिसके वह, और यहाँ पे तीसरा अर्थ है शिव। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके वह, अर्थात जब तीसरा अर्थ निकाले तो शिव बनता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4।
क्वेश्चन 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है खेत में किसान काम कर रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपसे यहाँ पे इस वाक्य में कारक पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है, और यहाँ पे हमारा आंसर है कि इस वाक्य में जो कारक है ये है अधिकरण। अधिकरण जो कारक है उसका या तो में या पर, ये इसका चिन्ह है अधिकरण कारक का, में या पर। तो यहाँ पे दे रखा है किसान खेत में, जब अंदर होने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अधिकरण कारक में जो स्थान आधार का बोध हो, जिस स्थान पर क्रिया हुई हो उस स्थान के बारे में बोध प्रकट हो तो अधिकरण कारक कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और हमारा आंसर है तिरस। तिरस उपकार, और यहाँ पे तिरस है वो उपसर्ग है और कार शब्द है, ये मूल शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि इसी में जो हमारे पास शब्द दिया गया है ये तिरस, और इस तिरस का अगर हम बात करें तो दूर या अदृश्य होना। तिरस का मीन्स होता है दूर करना या अदृश्य होना। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में चौधरी शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ करके स्त्रीवाचक बना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चौधरी शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ने से ये चौधरी शब्द है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आइन एवं आनी दोनों ही प्रत्यय जुड़ करके, जैसे चौधरी के साथ आइन शब्द जुड़ने से चौधराइन और आनी से चौधरानी, चौधरानी बन जाती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है आइन एवं आनी दोनों ही प्रत्यय जुड़ करके ये चौधरी शब्द है वो स्त्रीवाचक बन सकता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे काल की अगर बात करें तो काल का अर्थ होता है समय सूचक शब्द, और वो कौन सा विशेषण है जो समय को इंगित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पुराना। ये जो पुराना शब्द है ये काल सूचक या काल बोधक विशेषण है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में अमित जी डैश डैश अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्वनाम यूज करना है, और वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन अन्य। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अन्य पुरुषवाचक है वो हमारा आंसर है उसको। अन्य पुरुषवाचक है वो है उसको। अमित जी उसको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में जो रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष से की जाती है तो वह है उसको। अब हम बात करेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरा जो अन्य पुरुष होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला सवम होता है, जो व्यक्ति शब्दों का बोलने के लिए प्रयोग करता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सुनने वाला होता है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका, अपना। और अन्य पुरुष वो होते हैं जिसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों जिसके बारे में बात करते हैं, यानी बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात करते हैं या कहते हैं वो अन्य पुरुष होते हैं, जैसे यह, वह, ये, इसका, इसे, उन्हें, इन्हें, उनको, उसको, ये सभी जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पे उसको जो अन्य। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 इनमें से कौन से समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है, वो समूह चुनना है जिसमें आपको सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के मिले। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन जो पहाड़, बालक, नदी,
ये सभी है ये जातिवाचक है, पहाड़, बालक और नदी। और इसमें अगर हम बात करें तो ये मराठी व्यक्तिवाचक है, ये दोनों जातिवाचक है। इसमें जयपुर और यमुना दोनों व्यक्तिवाचक है, लेकिन भाई है वो जातिवाचक है। और आगे इसमें महेश ये व्यक्तिवाचक है, नाक है ये जातिवाचक है, और ये डीजल है ये पदार्थवाचक है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विदेशी शब्द कौन सा है, और हमारा आंसर है चाकू। और ये चाकू शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ठठेरा। ये ठठेरा है ये देशज शब्द है। और देशज शब्द वे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न होते हैं, और इनकी उत्पत्ति का कोई आधार नहीं होता है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषाओं में बोलचाल में ये प्रयुक्त हो जाते हैं। आगे है बार। बार शब्द है वो तद्भव शब्द है, और ये वार है ये तत्सम शब्द है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? आपको जो सही विलोम युगम नहीं है वो निकालना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है लौकिक का सांसारिक। लौकिक का यहाँ पे लौकिक का सांसारिक है ये गलत है। लौकिक का बनेगा अलौकिक, दिव्य या पारलौकिक। लौकिक का जो विलोम शब्द है वो अलौकिक, दिव्य या पारलौकिक बनता है। और अब नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में इनमें से आयुष्मान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह ऑप्शन चूज करना है। तो आपको वही विकल्प चूज करना है जो आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी 3 तो आयुष्मान के पर्यायवाची है, लेकिन एक शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है पुत्र। ये जो पुत्र है ये आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। चिरंजीव है, दीर्घजीवी है और शतायु, ये तीनों ही पर्यायवाची है, लेकिन पुत्र शब्द नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी जो क्रिया के अंत में आ की ध्वनि आती है तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है, और ई की ध्वनि आती है वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये तीनों ही शब्द है ये पुल्लिंग है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में इन तिलों में तेल नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तिलों में तेल नहीं है, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जो लोकोक्ति दे रखी है इसका सही अर्थ क्या है? और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन कि किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, कि किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, इन तिलों में तेल नहीं है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया गया है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यहाँ पे आपसे दिया गया है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, और तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव है उसे नटराज कहा जाता है। तांडव मुद्रा में जो नृत्य की मुद्रा में जो शिव है उसे नटराज कहा जाता है। और यहाँ पे नजराना, सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाती है। नीरापद, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो वह नीरापद कहलाता है। और आगे है ध्येय, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए, और टेस्ट ज़रूर अटेंड करें। तो आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।